दोस्तों नमस्कार। यूं तो ये देश में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस देश को चला कौन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता दुनिया भर की यात्राओं को लेकर होती है और गृहमंत्री अमित शाह उस बिसात को बिछाने में लगे होते हैं जहां चुनावी जीत उनके चौखट पर हमेशा खड़ी नजर आए। तब यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि इस देश के भीतर मौजूदा वक्त में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार बेफिक्र क्यों है। और सरकार का मतलब सिर्फ मोदी शाह क्यों होता है, और सरकार चलाने के तौर तरीकों में क्या वाकई 2014 के बाद भारत ने एक स्वर्ण युग देख लिया, एक ऐसा कालखंड देख लिया जिसमें जो आज तक आजादी के बाद नहीं हुआ वो सब हो गया। जो भी प्रयास, जो भी कूटनीति, जो भी आर्थिक नीति और इस देश के भीतर रिफॉर्म की जो स्थिति थी, सब कुछ बीते 12 वर्षों में कमाल की रही है। वो विदेश नीति या पड़ोसियों के साथ संबंध हो, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति और इन्वेस्टमेंट हो, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत के संबंध हो, भारत के भीतर की राजनीति को साधने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उन सब से बेफिक्र एक लंबी यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में संगीत बज रहा है, प्रधानमंत्री सुन रहे हैं और आपके जहन में यह सवाल गहरा रहा है, आखिर यह देश चला कौन रहा है। तो आज संगीत की धुन से बात शुरू करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, सजन घर आयो रे। और इसमें मदहोश मत हो जाइएगा, क्योंकि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को कई मौकों पर इस तरीके से अपनी यात्राओं में चौंकाया है और ऐसे वैसों को निमंत्रण देकर भी पूरी दुनिया को चौंकाया है। भारत की अंदरूनी राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के साथ वो चल नहीं पाई। बहुत दूर की गोटी लेकर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए यह सवाल बड़ा होता है, आखिर उन्हें सुझाव देता कौन है, इस देश को चलाने वाले कौन से लोग हैं। यह सवाल आज बंद पन्नों में नहीं है, वो पन्ना खुले। पुराने पन्नों को एक क्षण के लिए टटोल लीजिए। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को 2015 में एक झटके में लगा उन्हें अब लाहौर जाना चाहिए। ना कोई निमंत्रण है और ना ही कोई ऐसी कूटनीतिक यात्रा है, लेकिन ऐसा निमंत्रण और ऐसी कूटनीतिक यात्रा एक झटके में सफर के साथ बन जाए तो प्रधानमंत्री 2015 में एक झटके में लाहौर पहुंच गए थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बधाई देने के लिए। वो दौर उनके परिवार में शादी का था, जन्मदिन का था। किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे कि आजादी के बाद पहली बार इस देश में आईएसआई की टीम पठानकोट पहुंची थी, विस्फोट के बाद, धमाकों के बाद। क्योंकि यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी सोच सकते थे कि हां, पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म की जांच की जाए। वहां से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की यात्रा में अगर आप मौजूदा वक्त के उस विदेशी डिप्लोमेट को खोजना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके हाथ खाली मिले। आप समझ ही नहीं पाए कि दरअसल यह निर्णय ले कौन रहा था। और तब से अब तक, यानी पठानकोट के बाद से या लाहौर यात्रा के बाद से ऑपरेशन सिंदूर तक, कौन सी परिस्थितियां थी जो इस देश को चला रही थी, कम से कम पाकिस्तान को लेकर। अगर उसको आप भूलना चाहते हैं तो एक क्षण के लिए याद कीजिए ईरान।
ईरान पर इजरायली हमला जिस दिन होता है उसके 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव में बकायदा सबसे बड़ा सम्मान पा रहे होते हैं इजराइल के जरिए, और ईरान पर हमला होता है उसके बाद भारत की पूरी डिप्लोमेसी इजराइल के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही हैं कि मई 2016 में ईरान गए थे। चाबहार पोर्ट को लेकर उन्होंने कहा था वहां पर वो लगभग $15 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और भारत ने इन्वेस्ट करना शुरू भी कर दिया। लेकिन एक झटके में सब कुछ बदल गया। चाबहार नहीं बल्कि ईरान ही अमेरिका के निशाने पर आ गया तो उसने भारत से कह दिया बाहर जाओ, भारत बाहर चल पड़ा। कौन निर्णय ले रहा था? क्योंकि 15 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी गए थे ईरान, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, और ईरान के साथ संबंध शिफ्ट हो गए इजराइल की दिशा में। फिलिस्तीन और गाजा पीछे छूट गया। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के इतने करीब आ गए कि इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने जितनी भी अमेरिकी यात्रा की हो उस सबको या उन सब के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अमेरिका। इतनी यात्राएं, हर बरस एक यात्रा, और इन यात्राओं के सिलसिले के बाद जब पहली बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति 2017 में बने थे तो याद कीजिए ऐसा लगने लगा था कि भारत कहीं नाटो कंट्रीज में तो तब्दील नहीं हो गया, इतनी निकटता। लेकिन उसके बाद मौजूदा परिस्थिति में सब कुछ ढहढहाते हुए भारत ने ही देखा। वो पाकिस्तान को लेकर हो, वो रशिया को लेकर हो, वो चीन को लेकर हो, वो ईरान को लेकर हो। इतना ही नहीं, इस दौर में वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारत चला रहा था और एक अंतर्राष्ट्रीय चेक एंड बैलेंस बना रहा था, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो या पड़ोसियों को समेटा हुआ सार्क हो, सब कुछ ढहता चला गया। संबंध जिस रूप में भी बनते चले गए, 48 घंटे पहले चाबहार पोर्ट पर जहां भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था, यह सोचकर किया था कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कुछ दूरी पर है और यूरोप जाने का इससे बेहतर रास्ता कोई होगा नहीं, तो इस पोर्ट को डेवलप किया जाए। और एक झटके में वहां पर भी 48 घंटे पहले अमेरिका ने हमला कर दिया। भारत के संबंध रूस के साथ ऐतिहासिक हैं। हथियार तो दूर की बात है, अब तेल भी नहीं ले सकते हैं जब तक अमेरिका इजाजत ना दे। यह फैसले लेता कौन है? कौन इस तरीके के फैसले ले रहा है? और प्रधानमंत्री यात्रा दर यात्रा करते चले जा रहे हैं। और अगर स्थिति को समझें तो बीच में घुसे तो आपके जहन में आएगा वो नौकरशाहों की टीम है क्या जो पीएमओ में बैठती है। पीएमओ में बैठे हुए नौकरशाहों की टीम जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहती है, ऐसी टीम तो इससे पहले बहुत या कहें सभी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रही? जी नहीं, इतनी बड़ी तादाद में कोई टीम नहीं रही। 450 से ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी, हर राज्य पर उनकी दृष्टि, हर मंत्रालय पर उनकी नजर, हर पॉलिसी बनाने या ऐलान करने से पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास वो दस्तावेज जाएंगे किसी भी मंत्रालय के, और यूं ही निर्णय नहीं लिया जाएगा, उसके पीछे पूरी मशक्कत होगी। प्रधानमंत्री समझेंगे, जानेंगे और फिर वो ऐलान करेंगे, उसके बाद मंत्रालय काम शुरू करेगा। वो कोई भी स्थिति हो सकती है, वो इथेनॉल की स्थिति भी हो सकती है, वो दुनिया पर बढ़ती निर्भरता को लेकर जो चीन से कच्चा माल लाए तो मुश्किल हो जाए, वह भी हो सकता है। पिछले दिनों हमारी टीम ने बतलाया कि नीति आयोग ने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप चीन पे जितना निर्भर हैं। चीन से 65% कच्चा माल दवाई का आता है, और तब हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो दुनिया भर में दवाइयों को एक्सपोर्ट करता है। एफटीए से आप समझौता कर रहे हैं तो एफटीए के दायरे से आपको कम से कम इस फार्मा सेक्टर को अलग रखना चाहिए, यह नीति आयोग कह रहा है। उसने कहा भी कि भारत को तेल, गैस और अन्य ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग अलग देशों और स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि किसी संकट की स्थिति में परेशानी ना हो। संकट कैसी है, कौन चला रहा है इस दौर में? चीन की नीति को लेकर कौन काम कर रहा है? ऑयल सेक्टर या एनर्जी सेक्टर को लेकर कौन काम कर रहा है? क्या मंत्री काम कर रहे हैं?
या नौकरशाहों की एक ऐसी टीम है जो जो समझा देती है, उसकी जरूरत खुद को बनाए रखने की है। इसीलिए प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द के खांचे को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो उसमें आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे पहले नजर आएंगे, पीके मिश्रा। पीके मिश्रा ठीक वैसे ही हैं जैसे एक वक्त में पीएन हक्सर हुआ करते थे इंदिरा गांधी के साथ 71 से 73, या फिर मोरारजी देसाई के साथ वी शंकर हुआ करते थे, या फिर इंदिरा गांधी जब दोबारा लौट के आई तो पीसी अलेक्जेंडर हुआ करते थे। और अगर मौजूदा वक्त में देखिए तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ब्रजेश मिश्रा हुआ करते थे, मनमोहन सिंह के साथ टीके नायर हुआ करते थे, पुलक चटर्जी यह भी आखिरी दिनों में मनमोहन सिंह के साथ थे 11 से 14 तक। उसके बाद नृपेन मिश्रा आ गए जो 2014 से 2019 तक रहे और 19 के बाद से पीके मिश्रा हैं। क्या वही सब कुछ देखते हैं या उनके मातहत चीजें चलती हैं? यहां पर सबसे बड़े सुझाव देने वाले एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरे नंबर के जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इनको बार बार लाया जाने की सोच रहे हैं कि इनको वित्त मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि नौकरशाही अच्छा चला लेती है बनिस्पत मंत्रियों के। वो इंग्लिश बोल सकती है, उसने दुनिया घूमी होती है, उसको अनुभव होता है, फिर उसके जरिए कोई पॉलिटिकल चुनौती भी नहीं होती है। इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर हो या तेल मंत्री हरदीप पुरी हो, यह तो निर्भर है कल इन्हें हटा दिया जाए तो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये कहीं सलाहकार होंगे, किसी कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, या फिर अपनी ग्रेजुएटी और पेंशन की दिशा में भटकते फिरेंगे। ऐसे लोग पॉलिटिकल चुनौती देते नहीं हैं, तो क्यों नहीं उस नौकरशाही को बढ़ाया जाए जिस नौकरशाही के आसरे जो तमाम निर्णय इस देश के भीतर लिए गए, वो निर्णय नोटबंदी के थे, वो जीएसटी के थे, वो इस देश के भीतर 0% इंटरेस्ट पर रिजर्व बैंक से पैसा उठाने के लिए हर राज्य को सीधा निर्देश दे दिया गया था। इसीलिए हर राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन जिन बातों का जिक्र है वहां पर यह देश चला कौन रहा है? क्योंकि जब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास के बाद आते हैं तो एडवाइजर तरुण कपूर आपके जहन में आएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी भी 5 हैं। सुभाषिश पांडा हैं, आशीष पचानी हैं, अमित सिंह नेगी हैं, एमएस श्रीधर हैं, एमएस श्रीकर हैं और सी श्रीधर अलग हैं। ओएसडी हर कोई जानता है, हिरेन जोशी हैं। ओएसडी अगर रिसर्च एंड स्ट्रेटजी में आइएगा तो प्रतीक दोषी हैं। संजय भवसार ये गुजरात में भी हुआ करते थे, ये प्रधानमंत्री के ओएसडी हैं जो अपॉइंटमेंट और टूर तय करते हैं। आशुतोष नारायण सिंह ये ओएसडी हैं मीडिया रिसर्च के। प्राइवेट सेक्रेटरी भी 3 हैं, विवेक कुमार हैं, हार्दिक शाह है, निधि तिवारी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 हैं जो सौरभ शुक्ला हैं और मनहार सिंह यादव हैं। 10 डायरेक्टर भी मौजूद हैं। कम्युनिकेशन अफसर भी 2 मौजूद हैं। एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफिसर में आदिति ठक्कर हैं। डिप्टी सेक्रेटरी 5 हैं, अंडर सेक्रेटरी 14 हैं, रेफरेंस ऑफिसर 4 हैं। ये सारी बातों का जिक्र करते करते जब आप इस 455 की लिस्ट पे पहुंचिएगा तब आप कहेंगे इतने अधिकारियों की मौजूदगी हो क्या रहा है? जी नहीं, ये पॉलिसी बनाते कौन है? हम इस बात का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप तुरंत झटके में एक क्षण के लिए सोचें इथेनॉल का संकट, और मंत्री कुछ भी कहते चले जा रहे हैं, और मंत्रियों ने यह भी कह दिया कि इथेनॉल से लगभग 42 बिलियन बैरल बच जाता है तेल, तो हमें उतना डॉलर नहीं देना पड़ता है, लाभालाभ है। फिर वो सवाल ये देश चला कौन रहा है? क्योंकि अगर 42 बिलियन बैरल बचता है तेल तो इस देश में खराब सड़कों और ट्रैफिक की वजह से 90 मिलियन बैरल तेल बढ़ भी जाता है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर नहीं रहे तो कौन चला रहा है? आप नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फंसे हुए हैं तो देश चला कौन रहा है? इतनी बड़ी तादाद में नौकरशाहों की मौजूदगी और इस देश के भीतर युवाओं को लेकर जो बड़ा संकट गहराया हुआ है, उसमें आप कल्पना भी कर सकते हैं कि अधिकारियों का मतलब क्या होता है। हमें लगता है कल्पना मत कीजिए, हम आपको सुनाते हैं। खास तौर से एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात कहने के लिए जहां पर पहुंचे उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम जबरदस्त है भारत का, स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त तरीके से यहां इंजीनियर्स और यूनिवर्सिटीज जो काम कर रही है जबरदस्त है। हमारा टैलेंट जो है वर्ल्ड वाइड हर कोई जानता है और इतना शानदार टैलेंट किसी के पास नहीं। अब आप इसको सुनेंगे
तो आपको लगेगा कि इस देश में बेरोजगारी क्यों है, नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों नहीं मिल पा रही है, कोर सेक्टर है नहीं तो बचेगा क्या, यूनिवर्सिटीज की जो हालत है, और पिछले बरस 11 लाख छात्र हायर एजुकेशन के लिए इस देश को छोड़कर क्यों चले गए। तो क्या ऐसे अधिकारी जब जिन बातों का जिक्र करते हैं तो उससे पीएमओ खुश हो जाता है, प्रधानमंत्री बोलते हैं वाह क्या बात कही आपने, तो क्या देश ऐसी ही कतार में खड़े जो डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरियों की जो पूरा का पूरा लेवल है, जिनकी तादाद पीएमओ के भीतर 50 के लगभग है, क्या यही हर निगरानी रखते हैं। लेकिन सुन तो लीजिए इनकी बात जरा। That the next phase of India's GCC journey will not be determined by the number of engineers we produce or number of universities we have or the size of our young population. Yes, all of these are very important advantages which India has. However, our future success will be increasingly dependent on whether we can provide right talent with right capabilities at right location and at the right time. And for this, the government, industry and academia, no doubt they will have to work very closely and maybe more closely than ever it has been done. असल में प्रधानमंत्री से कोई सवाल करे तो कैसे करे। मीडिया सरकार के ऊपर निर्भर हो चुका है। इस देश के बड़े टाइकून्स, कॉरपोरेट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन सरकार के साथ नहीं चलेंगे तो फिर वो चल नहीं पाएंगे। परिस्थितियां सरकार के ऊपर निर्भर होकर ही खुद को बचाए रखने की है, तो फिर सवाल होंगे कहां। और हमारे पीछे जो लगा हुआ है ये दो ऐसे संस्थान हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग। सरकार ने जब ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर की नियुक्ति वही करेगी, तो फिर क्या बचेगा। हमने एक किताब रखी है पीछे जॉर्ज फर्नांडिस की। जॉर्ज फर्नांडिस इंदिरा गांधी के दौर में अक्सर कहा करते थे कि दरअसल इंदिरा गांधी अपने नेताओं पे भरोसा नहीं करती है, उन्हें चंद नौकरशाह चाहिए और नौकरशाह के जरिए इस देश के मंत्रियों की लगाम उनके हाथ में होती है। इसीलिए जब वो कैबिनेट की बैठक करती हैं तो वो उनकी किचन कैबिनेट होती है जिसमें नौकरशाह निर्णय लेते हैं। तो क्या मौजूदा वक्त में नौकरशाह देश को चला रहे हैं और नौकरशाहों की फहरिस्त हमने आपको बतलाई। क्या यह स्थिति है? क्योंकि पॉलिटिशियन तो चुनौती दे सकता है, पॉलिटिशियन चुनौती दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। याद कीजिए राजनाथ सिंह का दौर, लाल कृष्ण आडवाणी से टकरा गए थे नरेंद्र मोदी के नाम पर। याद कीजिए गडकरी का दौर, गडकरी को अरुण जेटली ने एक झटके में साइडलाइन कर दिया था जब दिल्ली का कॉकस उनके यहां छापे मारने पहुंच गया था मुंबई और नागपुर में। हर दौर को याद कीजिएगा तो इस दौर की खासियत है पॉलिटिशियन को कुछ भी मत दो, और पॉलिटिशियन को ना पावर दो और ना ही कोई निर्णय लेने की ताकत दो, अन्यथा बदल डालो और अपने ऊपर खर्च करते चले जाओ। और इसीलिए हर मंत्रालय में बैठा हुआ हर नौकरशाह जो बजटिंग करता है उसमें प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार पर लगभग 42 से 45% खर्च हो जाता है। जो काम उसको अपने मंत्रालय के प्रचार के लिए करना है वो प्राइम मिनिस्टर के प्रचार की दिशा में चला जाता है। पीएमओ कहता है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ही तो फेस है, उसी के आश्रय तो सरकार चल रही है, तो सब कुछ उन्हीं के आश्रय कर दिया जाए। तो वो पेट्रोल पंप हो, किसी सड़क का चौराहा हो, अखबार का कोई पन्ना हो, किसी भी मंत्रालय का कोई बड़ा निर्णय हो, वो सड़क बन रही हो, वो एयरपोर्ट बन रहा हो, वो मोबाइल आ रहा हो, सब जगह प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन देश चलाते चलाते इतना खालीपन देश के भीतर ना आ जाए कि जिस दिन सच सामने आए सबको ढहढहाकर गिर जाए। इस बात का जिक्र इस दौर में इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश एक बार फिर जो युद्ध की परिस्थितियां उससे कांपने लगे हैं कि इजराइल खुले तौर पर यह ऐलान अब कर रहा है किसी भी हालत में ईरान में परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और हमने युद्ध खत्म नहीं किया है, बस अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार है। और जो एनर्जी का संकट पूरी दुनिया में गहरा रहा है, जरा भारत के भीतर की परिस्थिति देखिए। 2013-14 जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस वक्त भारत
को दुनिया के दूसरे बाजारों से जो कोयला मंगाना पड़ता था अपनी उपयोग के लिए, वो 11% था। आज की तारीख में वो 22% हो चुका है। 2013-14 में भारत दुनिया के बाजार पर जो ऑयल के लिए निर्भर था, वो 71% ऑयल की जरूरत पड़ती थी, आज ये 89% हो गया है। जो नेचुरल गैस था वो 2013-14 में 22% भारत इंपोर्ट करता था, आज ये 51% हो गया है। कौन चला रहा है, कैसे चलाया जा रहा है? जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो फिर वही बात, सवाल करेगा कौन? और इस दौर में तो बात धीरे धीरे भारत के बाहर निकल गई। भारत में प्रधानमंत्री ने 12 बरस तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन वो आखिरी सवाल जो वाशिंगटन में पूछा गया था व्हाइट हाउस के भीतर, फरवरी 2025 में जब एक पत्रकार ने अडानी को लेकर सवाल किया था, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी हर विदेश यात्रा में पत्रकारों को सामने खड़ा होने देते ही नहीं हैं। और अरसे बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के भीतर प्रधानमंत्री को बैकग्राउंड में दिखाते हुए वहां के न्यूज चैनल 7 नंबर ने, वहां के रिपोर्टर ने कहा, देखिए हर चीज स्क्रिप्टेड है, जर्नलिस्टों के सवाल भी स्क्रिप्टेड हो, यह कैसे संभव है? छोटा सा हिस्सा सुन तो लीजिए। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. पता नहीं देश के विदेश मंत्री जयशंकर इस दौर में दोबारा से युद्ध जो भड़का है उसको लेकर क्या सोचते होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री से कोई सवाल तो इस दौर में कर नहीं सकता है। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इससे पहले कहा करते थे कि हमें अपने नागरिकों की फिक्र है, हम कहीं से भी तेल लें, वो बातें भी अब खामोशी में बदल गई है। तेल मंत्री हरदीप पुरी क्या सोचते होंगे जो तेल की निर्भरता भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इतनी ज्यादा है? वित्त मंत्री क्या सोचती होंगी कि खजाना कहीं खाली ना होते चले जाए, डॉलर को बरकरार कैसे रखा जाए, कोई नहीं जानता है। और एक सच है कि दोबारा से होमर्ज रोड पर जो कुछ हो रहा है, उस रास्ते भारत जो इंपोर्ट करता है 45% तेल का करता है, एलएनजी का 60% करता है, एलपीजी का 90% करता है। और इन सब के बीच जो गोल्फ के भीतर यानी खाड़ी देशों के भीतर जो 6 देश आते हैं, जिसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के तौर पर देखा जाता है, वहां 90 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी है। और वो 6 के 6 देश इस वक्त ईरान के निशाने पर हैं, क्योंकि इन 6 देश में अमेरिकी अड्डे हैं। भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ करीबी है। तो क्या कोई विदेशी नीति में चूक हो गई? लेकिन विदेश नीति चलाने वाले तो नौकरशाह हैं, तेल मंत्री भी नौकरशाह रहे हुए हैं। और नौकरशाहों की पूरी फरिश्त चलाती है, कोई मंत्री हटे जाए, विस्तार हो नहीं हो, क्या मायने रखता है? और जब कुछ भी मायने नहीं रखता है तो ऐसे में अगला सवाल यह भी होगा कि भारत की कूटनीति, भारत की अंदरूनी जरूरतों को लेकर पॉलिसीज, इसको बनाने चलाने वाले को लेकर जो नीति आयोग के भी कुछ निर्णय होते हैं, उस दिशा को भी क्या अब अनदेखा करने का वक्त आ गया, क्योंकि आपके हाथ से सब कुछ निकलता चला जा रहा है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जनता नेता को चुनती है, नेता संसद में पहुंचता है, वो कानून बनाता है। कानून बनाते वक्त उसके जहन में इस देश की जनता होती है जिसको उसने चुना है। उस चुनी हुई जनता के आश्रय यह देश की पार्लियामेंट चलती है और यह देश आगे बढ़ता है। पता नहीं क्यों कल जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उस बात में वो जिक्र कर गए, हमारे लिए नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात का जिक्र उन्होंने 2016-2015 में भी किया था, ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौर में, सिडनी में। इस दौर में भारत के भीतर कई मौकों पर उन्होंने कहा कि सरकार पर खर्च कम होना चाहिए, गवर्नमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, गवर्नेंस के तौर तरीके महत्वपूर्ण है। लेकिन बीते 10 बरस में लगभग, आश्चर्य कीजिएगा, 800% बजट बढ़ गया। सरकार के ऊपर जो खर्च होता है 800% 2014 से 2026 के भीतर इतना बजट बढ़ चुका है सरकार चलाने को लेकर। और जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हें महंगाई भत्ता उसी हिसाब से मिलता है, उनकी राहत रियायत उसी तौर पर चलती है। और धीरे धीरे बात यह महंगाई भत्ता राहत रियायत से होते होते
ये बात यहां तक आ गई कि अब वही नौकरशाह टिकेगा जो नौकरशाह सरकार से सवाल नहीं पूछे, बल्कि सरकार के कामकाज को इस रूप में समझ ले कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और यही राष्ट्रवाद है, यही नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म के तहत ही आपको काम करना है। यानी एक झटके में जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस था, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा थी, वो नेशनलिज्म में कुछ ऐसी तब्दील हो गई कि इस देश का नौकरशाह, उसके हवाले पीएमओ है, उसके हवाले इस देश के तमाम कामकाज हैं। वो जब भी सामने बैठता है बतलाता है क्या शानदार तरीके से देश चल रहा है, उसे कुछ बाकी नजर नहीं आता है, और सरकार के भीतर कोई बेचैनी नहीं। पावर वहीं पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वहीं पर है, जिसके दायरे में सीबीआई भी आता है, ईडी भी आता है, जिसके दायरे में इस देश की पुलिस भी आती है, फोर्सेस भी आती है, जिसके दायरे में इलेक्शन कमीशन भी आता है, और अपने तौर पर इस देश में डेमोक्रेसी के हर पिलर को लेकर होने वाली हर नियुक्ति सरकार के जरिए होती है। तो बचा क्या? यहां उस फेरिस्त पे मत जाइए, देश चला कौन रहा है, यह जान लीजिए कि मौजूदा सरकार का मतलब कौन है, और उस कौन को कोई भी चुनौती देने वाला इस देश में क्यों नहीं है। बाकी आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।